तो आज के इस वीडियो में हम प्लवन पढ़ेंगे, जो कि फिजिक्स का एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्रैश कोर्स ऑफ फिजिक्स चल रहा है फॉर एसएससी एंड ऑल अदर एग्जाम। भौतिक विज्ञान का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसका ये पार्ट 10वां है, 10वां पार्ट है उसका। तो आज के इस वीडियो में हम फ्लोटेशन पढ़ेंगे, हिंदी में कहते हैं प्लवन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये बहुत बार पूछा जाता है इसके बारे में, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और आपेक्षिक घनत्व भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये चैप्टर देखते रहिए, ये वीडियो पूरा देखिए, आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ये उत्प्लावन बल जो है समझने में बहुत आसान होगा, क्योंकि बहुत ईजी है। अब देखिए, पानी है, ये पानी है। पानी में कोई चीज़ आप रखते हैं तो आप देखते हैं कि जो पानी है, पानी उसका विरोध करती है ऊपर की ओर, इस पे फोर्स लगाती है इसके ऑपोजिट। तो द्रव का वह गुण, पानी ही नहीं कोई भी द्रव हो, तो लिक्विड का वह गुण जिसके कारण ये किसी वस्तु पर जो इसके ऊपर रखे उसके ऊपर जो एक बल लगाती है, उसी को क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल बोलते हैं, या उत्प्लावक बल भी आप कह सकते हैं। ये जो बल होता है ना, ये कहाँ पे कार्य करता है? ये जो वस्तु के द्वारा जो हटाया गया पानी है, इसके गुरुत्व केंद्र पे काम करता है। ये जो बल होता है इसके गुरुत्व केंद्र पर काम करता है। जो पानी हटाया गया है वस्तु के द्वारा, उसके गुरुत्व केंद्र पर काम करता है। उस गुरुत्व केंद्र को बोलते हैं उत्प्लावक केंद्र। क्या बोलते हैं? उत्प्लावक केंद्र। उत्प्लावक केंद्र या उत्प्लावन केंद्र भी बोलते हैं। उत्प्लावन या उत्प्लावक केंद्र बोलते हैं, ठीक है। ये जो सबसे पहले किसने बताया था? ये आर्किमिडीज ने बताया था। किसने बताया था? आर्किमिडीज ने बताया था। ये आर्किमिडीज ने सबसे पहले बताया था उत्प्लावक बल के बारे में, ठीक है। अभी आप देखते जाएंगे, ये जो वस्तु है अगर पूरा डूब जाए तो उत्प्लावन बल का मान सबसे अधिक होता है। सबसे ज्यादा बल कब होगा? जब ये पूरा डूब जाए। ऑब्वियसली बात है, ये पूरा डूबेगा तो चारों तरफ से इस पे लगना शुरू हो जाएगा ना, तो वो मैक्सिमम बल लगता है उत्प्लावन बल। और जो उत्प्लावन बल का मान होता है ना, ये जो हमारा जो भी ठोस हम इस पे डुबोते हैं, इसके भार वार पे डिपेंड नहीं करता, इसके शेप वेयर पे डिपेंड नहीं करता, इसका आकार कैसा भी हो, इसका भार कितना भी हो, इस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अभी अब पढ़ेंगे आगे, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखिए, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत बहुत ध्यान समझिए। क्या है कि कोई भी चीज द्रव में अगर हम आंशिक रूप से डुबाएं या द्रव में हम पूरी तरीके से डुबा दें, आंशिक रूप से डुबाएं या पूरी तरीके से डुबा दें, तो हमें लगता है ना कि जो वस्तु है उसका भार जो है हल्का महसूस प्रतीत होता है हमें। तो मतलब हमें लगता है कि उसके भार में कमी आ गई है। जैसे कोई भारी वजन सामान आपने लिया हुआ है, अब पानी में रख के उसको उठाएंगे, देखेंगे आप, बहुत ही हल्का दिखेगा, बहुत ही हल्का दिखेगा। अब जो जो कमी आती है, जैसे 500 किलोग्राम का कोई चीज है, आपने पानी में से उठाया, उसको लग रहा है आपको 400 किलोग्राम का लग रहा है, तो 100 किलोग्राम कम भारी हो गया ऐसे लग रहा है ना आपको। जो भार में कमी आती है ना, जो भार में कमी आती है, वो उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत यही होता है। जो भार में आई हुई आभासी कमी, इमेजिनरी कमी है, हकीकत में तो कम हुआ नहीं है, जो भार में आई हुई आभासी कमी है, वो वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने समझ लिया, बहुत इजी है। जैसे देखिए, आपको आप ये पानी है आपके पास, ठीक है, आपके पास इसमें लिक्विड है, आपने कुछ रेक्टेंगुलर सामान रखा तो आपने इसको छोड़ दिया, आपने देखा वो ऐसे से इतना तैर रहा है, इतना तैर रहा है। तो आपको इसका वेट नहीं मालूम है, इसका वजन नहीं मालूम है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? आप देखेंगे कि इस वस्तु ने कितना जगह घेरी है, कितना आयतन घेरा है, कितना आयतन घेरा है। मतलब आपको करना क्या है कि इसका भार वही होगा जो इसके द्वारा हटाए गए जल का भार होगा। अब भार मतलब आप समझ रहे हैं, भार इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू जी हो जाएगा। तो ये लिक्विड का m, g इज इक्वल टू, और ये जो सॉलिड है हमारा, एम एस इंटू जी। ये इसका मास हमें निकालना है, हमें नहीं मालूम, जी जी कट जाएगा। और इसका मास कैसे निकालोगे? जो पानी हटा हुआ है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, जो पानी इसने हटाया हुआ है उसका द्रव्यमान कैसे निकालोगे? द्रव्यमान बराबर आपको मालूम होगा आयतन गुणे घनत्व होता है।
तो लिक्विड का आयतन इंटू लिक्विड का घनत्व, मतलब द्रव, जो भी द्रव है उसका घनत्व इंटू उसके द्वारा जो हटाया गया, इस वस्तु के द्वारा जो घेरा गया यहाँ अंदर आयतन है, जितना भी पानी हटा हुआ है, जितना भी द्रव हटा हुआ है, उसका आयतन निकाल लीजिए। आयतन और घनत्व को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी इस आयतन में द्रव का भार, वेट वो होगा, मास, वो आपको पता लग जाएगा। तो वही क्या हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा। समझ गए आप? तो ये सब आपको नहीं सीखना, आपको ये सीखना आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, आपसे ऑप्शन में लिखा होगा तो आपको जानना होगा। तो आप इसलिए आप समझ लीजिए क्या होता है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब भी कोई वस्तु किसी लिक्विड में, जब भी कोई ठोस वस्तु किसी लिक्विड में आंशिक रूप से या पूरी तरीके से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। जो आभासी कमी आती है ना, वो क्या होती है, वो उसी के बराबर होती है जितना कि उसने ये द्रव हटाया हुआ है, उसी के भार के बराबर। मतलब वस्तु का भार वही होगा उसके द्वारा जितना हटाया गया द्रव का भार है। ये है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अगला नियम है प्लवन का नियम है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोटेशन का रूल, रूल ऑफ फ्लोटेशन। तो बात वही जो आर्किमिडीज का सिद्धांत था वही तो है। अगर हमने छोड़ दिया किसी लिक्विड में, किसी वस्तु को छोड़ दिया, स्वतंत्रता पूर्वक देखा, स्वतंत्रता पूर्वक देखा ये तैर रही है, ऐसे तैर रही है, तो वस्तु का भार जो होगा वही होगा, वस्तु का भार, ये वस्तु का भार वही होगा जो उसके द्वारा हटाए गए जल का भार है, जो उसके द्वारा हटाए गए जल का भार है या द्रव का भार है। ठीक है? मतलब या दूसरी तरीके से बोला जाए, या यदि किसी वस्तु को जो तैर रही है किसी द्रव में अस्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है तो वो उतना ही जल हटाती है जितना कि उसका खुद का भार है। पहला नियम है प्लवन का। फ्लोटेशन का दूसरा नियम क्या है कि जो हमने ये द्रव रखा हुआ है इसका जो गुरुत्व केंद्र है और जो पानी हटाया गया है इसका गुरुत्व केंद्र है, दोनों एक ही सीधी रेखा में होती हैं। दोनों क्या होती हैं? एक ही सीधी रेखा, वो भी ऊर्ध्वाधर रेखा में होंगी, वो भी ऊर्ध्वाधर रेखा में होंगी। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे यहाँ तो ये सिमेट्री, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पत्थर है, उल्टा पुल्टा पत्थर, ऐसे ऐसे, ये पत्थर आपने डुबाया हुआ है, ये पत्थर आपने डुबाया हुआ है, ऐसे पत्थर तो डूब जाएगा। मतलब कि कोई ऐसा चीज है, ऐसा कोई ठोस है कि जिसका घनत्व क्या है, इससे पानी से कम है, आपको मालूम पड़ जाएगा घनत्व। इस जो भी चीज इस पे रखेंगे जल पे, अगर उसका घनत्व उस द्रव से कम है तभी वो तैरती है, अदरवाइज तैरती नहीं। तो इसका घनत्व कम है और इसका घनत्व द्रव का ज्यादा है, तो ये है ऐसे, ये तैर रहा है। ठीक है? अब इसका जो गुरुत्व केंद्र मैंने मान लिया यहाँ पे गुरुत्व केंद्र है। अब जो इसके द्वारा हटाया गया जल है, इसका गुरुत्व केंद्र निकालोगे, ये भी यहीं पे आएगा, इसकी सीधी रेखा में, ऊर्ध्वाधर इसी सीधी रेखा में आएगा। ठीक है? तो ये प्लवन का नियम है। दूसरा नियम कोई इंपॉर्टेंट नहीं, पहला नियम तो आपको मालूम होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। उसके बाद देखिए क्या है, घनत्व तो आप सब जानते हैं। जो घनत्व होता है उसको डेंसिटी का डी से लिखा जाता है। तो द्रव्यमान बराबर जो होता है, मास बराबर होता है वॉल्यूम, आयतन गुणे घनत्व होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है? तो घनत्व क्या आ जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। किसी भी चीज का घनत्व, जैसे ये कोई भी सॉलिड है, इसका घनत्व निकालना तो सबसे पहले क्या है कि इसका वजन कितना है और इसका वॉल्यूम कितना, दोनों का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। अब देखिए घनत्व कम है, इसका मतलब क्या होगा, घनत्व कम है, m का मान कम है, v ज्यादा है, मतलब आयतन बहुत ज्यादा है और जो सामान है वो बहुत हल्का है, तो उसका घनत्व क्या है, कम है। जैसे ये ईंट है, ये लकड़ी है, लकड़ी क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा घेरेगा, उसका आयतन क्या होगा, आयतन ज्यादा होगा और द्रव्यमान उसका कम होगा, तो उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। ठीक है? लोहा है, लोहा देखेंगे भारी रहता है, उसका आयतन कम रहेगा, द्रव्यमान ज्यादा रहेगा, तो घनत्व उसका ज्यादा होता है। तो समझ गया फीलिंग? ठीक है? तो घनत्व क्या होता है, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन का जो अनुपात होता है वो घनत्व कहलाता है। इसका मात्रक देख लीजिए, मात्रक आप समझ ही गए हैं। मात्रक के लिए घनत्व इज इक्वल टू मास का क्या होता है, किलोग्राम, और आयतन का मीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन देखिए, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ना, तो लंबाई का भी मीटर है, ऊंचाई का भी मीटर है और चौड़ाई का भी मीटर है, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो किलोग्राम मीटर -3, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिखिए, आप समझ गए हैं। इसका ये हो जाएगा
मात्रक हो जाएगा, एसआई मात्रक ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत इजी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आपेक्षिक घनत्व आता है। क्या आता है? आपेक्षिक घनत्व। ये से पूछा जाता है किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व जो होगा वो क्या होगा। जो दोस्तों आपेक्षिक घनत्व होता है ना, वो अनुपात होता है, दो घनत्व का अनुपात होता है। कि ये किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व अगर पूछा जाए तो उस वस्तु का घनत्व और नीचे रिलेटिव में क्या रहेगा, जल का घनत्व, पानी का घनत्व। मगर याद रखिए ये 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व लेते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। तो वस्तु का आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व क्या होगा, उस वस्तु का घनत्व डिवाइड बाय जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर। आपेक्षिक घनत्व इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी इसको बोलते हैं। अब मैं समझा देता हूँ कि जल का घनत्व जो लेते हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों लेते हैं, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व जो होता है वो मैक्सिमम होता है। जो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है घनत्व होता है वो मैक्सिमम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर ये जो घनत्व होता है इसका सबसे ज्यादा होता है, इसलिए आपेक्षिक घनत्व जो होता है उसमें हम पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर ही लेते हैं। किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व उस वस्तु का घनत्व अपॉन जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसलिए इसको इंग्लिश में इसका नाम ही वही है, रिलेटिव, मतलब रिलेट करने के लिए है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी इसको बोला जाता है। अब इसका मात्रक अगर कोई पूछे तो इसका मात्रक नहीं होगा, क्योंकि ये एक समान सेम राशियों का अनुपात है। जो इसका वो है मात्रक वही इसका है, तो कट जाता है, इसलिए इसका कोई ही मात्रक नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे पूछा था क्वेश्चन कि आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर की सहायता से मापा जाता है। और इसमें बहुत बार एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा नॉर्मल जल है और समुद्र का जल है उनमें से सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, तो जो समुद्र का जो जल होता है उसका घनत्व ज्यादा होता है। समुद्र का जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है हमारे नॉर्मल वाटर से। नॉर्मल वाटर का जो घनत्व होता है, नॉर्मल वाटर का जो घनत्व होता है वो कम होता है, जबकि समुद्र का जो घनत्व होता है समुद्र के जल का वो ज्यादा होता है। इसलिए समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। मैं आपको कंसेप्ट बता दूं, इसको हटा देते हैं। अब जैसे ये जल है, कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, इसका घनत्व D1 है। अब ये कोई वस्तु है, इसका घनत्व D2 है। अगर D2 का घनत्व D1 से ज्यादा होगा, अगर वस्तु का घनत्व उस लिक्विड से ज्यादा होगा तो ये लिक्विड उसमें डूब जाएगी, ये लिक्विड उसमें डूब जाएगी। अगर D2 कम होगा D1 से, मतलब वो जो वस्तु है इस लिक्विड से उसका घनत्व कम है तो वो तैरती रहेगी। अगर बराबर है तो एकदम पूरी तरीके से डूबी रहेगी, मतलब ऐसे तैरती रहेगी, ऊपर थोड़ा सा ऊपर हिस्सा दिखता रहेगा। ठीक है, मतलब आप समझ गए हैं, जितना जगह ये घेरेगा उतना जगह ये, जितना इसका भार होगा उतना हटाएगा। तो दोनों का डी अगर सेम है तो भार भी सेम हो जाएगा, क्योंकि mg इसका भार है, mg उसका भार होगा। तो जी सेम है, एम दोनों में M1 M2 सेम है। तो M1 क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व, ये भी आयतन गुणे घनत्व, दोनों का घनत्व भी सेम है तो आयतन भी सेम घेरेंगे। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी बर्तन में पानी है, किसी बर्तन में पानी है। अब जब बर्फ डालते हैं तो क्या होगा, जब बर्फ डालते हैं तो बर्फ डूबेगी नहीं। बर्फ क्या है, डूबेगी नहीं। क्यों नहीं डूबेगी भैया, आपने अभी ग्राफ देखा था ना, ऐसे ग्राफ था। 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिक वो था, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम जो डेंसिटी कम थी। तो बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम टेम्परेचर पे है ना, इसकी डेंसिटी क्या है, इसकी डेंसिटी कम है। इसकी डेंसिटी, जल की डेंसिटी क्या है, जल की डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। तो ये बताइए डूबेगा, नहीं डूबेगा, इसलिए ये नहीं डूबता, इसलिए नहीं डूबता। तो ये बाहर निकला रहता है। बाहर कितना निकला रहता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जानिए, जितना भी इसका टोटल वो होगा तो 1/10 भाग जो है वो बाहर निकला रहता है। पूरी बर्फ का 1/10 भाग जो है वो बाहर निकला रहता है। ठीक है, अब ये बोला जाए कि बर्फ अगर पूरी तरीके से गल जाए,
बर्फ अगर पूरी तरीके से गल जाए तो जो ये बर्तन है इसके पानी के सतह पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी का सतह उतना ही रहेगा। क्यों? देखिए, पहले जो जा पहले जो था ये पानी ऐसे था, पानी ऐसे था। अब बर्फ आपने डाला तो ये पहले से एडजस्ट हो गया, जिसको जिसको जितन जहां तक होना था ये पहले से एडजस्ट हो गया, इसमें जब आ गया। जब गल जाएगा तो ये बर्तन में ही तो रहेगा, इसलिए इसका तल वही रहता है। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि जो किसी बर्तन में अगर पानी भरा हुआ है और उसमें बर्फ रखी हुई है, अगर बर्फ तैर जाए, पिघल जाए, तो जो बर्तन है उसमें पानी का तल क्या होगा? बढ़ जाएगा या घट जाएगा या समान रहेगा या कहाँ नहीं जा सकता? ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो याद रखिए वही रहेगा, समान रहेगा, जैसे अब है वैसे ही रहेगा। ठीक है? क्यों? अभी ये बाहर तो है, अभी ये बाहर तो है, क्योंकि हम जानते हैं इसने जितना भी ये जगह घेरा हुआ है इस टोटल के बाहर के बराबर है ना। जब ये गलेगा तो इतने में ही आएगा, ये जो गलेगा इतने में ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो घनत्व है, अभी इसका घनत्व कम है पानी से। जब ये पानी बदलना शुरू हो जाएगा इसके घनत्व के बराबर होगा, तो इतने ही जगह में ये पानी आ जाएगा, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? और इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दूध हो की शुद्धता को कैसे नापते हैं? तो लैक्टोमीटर से नापते हैं। किससे? लैक्टोमीटर की सहायता से दूध के शुद्धता को नापा जाता है। ठीक है? अगर हिंदी में लैक्टोमीटर को चेंज करोगे तो ये बहुत इजी हो जाता है, दुग्ध मापी होता है। इसका नाम क्या है? दुग्ध मापी। तो ये तो बहुत आसान है, तो इसलिए लैक्टोमीटर के नाम से ही पूछा जाता है। लैक्टोमीटर का क्या यूज है? दूध की शुद्धता को नापने में इसका यूज किया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन जो हैं फ्लोटेशन में आपको मालूम होने चाहिए। इसके बाद जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, पृष्ठ तनाव, जिसे कहते हैं सरफेस टेंशन। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको मजा आएगा। बहुत बार इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ससंजक बल क्या होता है, मतलब ससंजक बल को कोहेसिव फोर्स कहते हैं, केशिकत्व क्या होते हैं। ठीक है? तो ये उसका पूरी डिटेल में हम देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, प्लीज दोस्तों के शेयर कीजिए इस दो वीडियो को, हमारे इस वीडियो को। स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो आ रहे हैं, ये जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के रिलेवेंट है। अगर आपको कोई सुझाव हमें देना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के सुझाव दीजिएगा। हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पे चले जाइए, उसे लाइक कीजिए, और वहाँ पे डेली अपडेट कुछ ना कुछ होता रहता है आपके एग्जाम के रिलेवेंट, वो देखते रहिए। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।